हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थानी साहित्य और प्रमुख साहित्यकार। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज बात करेंगे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म जो है वो सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था। और कब हुआ था सुन लीजिए एक बार। 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1863 ईस्वी में हुआ। तो ओझा की जो शिक्षा वो मुंबई में हुई। किसकी? हीराचंद ओझा की। तो जो टोड थे वो इनके ग्रंथों से बहुत प्रभावित हुए। श्यामल दास भी इनसे प्रभावित थे। तो जो श्यामल दास थे इन्होंने ओझा को अपने इतिहास कार्यकाल में यानी कि उनका सहायक मंत्री भी बनाया था। और ओझा को उदयपुर में विक्टोरिया हॉल की जो पुस्तकालय है तो पुस्तकालय और म्यूजियम भी बनवाया गया। तो यहाँ रहते हुए ओझा ने क्या किया? प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ भी लिखा। तो बात करते हैं सारे के सारे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लें राजस्थानी साहित्य और प्रमुख साहित्यकार। आगे लिखिए पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप जन्म लगाए हेडिंग नीचे। जन्म जन्म क्या लिखेंगे? जन्म में कहाँ हुआ? तो लिखे सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में। लिखें सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में। कब? 1863 ईस्वी 1863। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ? सिरोही के रोहिड़ा गांव में 1863 में हुआ। तो ओझा की उच्च शिक्षा मुंबई में हुई। लिखें शिक्षा। तो इनकी उच्च शिक्षा हुई बंबई में। लिखें। तो जो टोड थे वो इनके ग्रंथों से प्रभावित थे। श्यामल दास भी प्रभावित थे। ये बात नहीं लिखेंगे। जो बातें परीक्षा में आने वाली हैं सिर्फ वही बातें नोट करेंगे। तो ओझा को उदयपुर में विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय व म्यूजियम भी बनाया गया। और यहाँ रहते हुए ओझा ने प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा। तो लिखे ओझा को उदयपुर के, ये बात लिखेंगे पूरी। लिखना स्टार्ट करें। ओझा को उदयपुर के, कहाँ के? उदयपुर के। तो लिखें ओझा को उदयपुर के विक्टोरिया हॉल के, विक्टोरिया हॉल के, विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय व म्यूजियम, पुस्तकालय एवं म्यूजियम, म्यूजियम भी बनाया गया। और यहाँ रहते हुए ओझा ने, और यहाँ रहते हुए ओझा ने क्या किया? प्राचीन लिपिमाला, प्राचीन लिपिमाला क्या है? प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा, नामक ग्रंथ लिखा। नोट करेंगे ये बात। लिखे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में कहाँ हुआ? सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में सन 1863 ईस्वी। तो कब हुआ? सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में हुआ पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में। शिक्षा मुंबई से, उच्च शिक्षा कहाँ से हुई इनकी? मुंबई से। और ओझा को उदयपुर के विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय म्यूजियम भी बनाया गया। यहाँ रहते हुए प्राचीन लिपिमाला नामक इन्होंने
ग्रंथ लिखा। तो इनका ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन लिपिमाला। याद रहेगी बात, आगे लिखें, इन्हीं में लिखना है। तो लिखें आगे, लॉर्ड कर्जन ने ओझा को अजमेर के म्यूजियम का अध्यक्ष भी बनाया था। लिखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने ओझा को कहाँ के म्यूजियम का? अजमेर के म्यूजियम का। तो लिखें अजमेर के म्यूजियम का अध्यक्ष भी बनाया था। तो लॉर्ड कर्जन ने ओझा को अजमेर के म्यूजियम का अध्यक्ष भी बनाया था। तो ओझा ने 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और ओझा को 1914 में राय बहादुर का खिताब भी मिला था। ये बात नोट करेंगे आगे। तो लिखे, ओझा ने 1911 ईस्वी में, लिखें, ओझा ने 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में सिरोही राज्य का इतिहास, लिखें, सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था। इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था। ओझा ने 1911 ईस्वी में सिरोही राज्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था तथा ओझा को 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में। तो लिखें, 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में राय बहादुर का खिताब भी मिला था। तो लिखें, राय बहादुर का खिताब भी मिला था। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने ओझा को अजमेर के म्यूजियम का अध्यक्ष भी बनाया था। किसने बनाया था ओझा को? तो बनाया था लॉर्ड कर्जन ने ओझा को अजमेर के म्यूजियम का अध्यक्ष भी बनाया था। ओझा ने 1911 ईस्वी में सिरोही राज्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था और ओझा को 1914 ईस्वी में राय बहादुर का खिताब भी मिला था। फिर से रिवाइज करेंगे एक बार ताकि हमारी ये बात दिमाग में रहे। तो बोलिए फिर से, लॉर्ड कर्जन ने ओझा को अजमेर के म्यूजियम का अध्यक्ष बनाया था। क्लियर? तो ओझा ने 1911 ईस्वी में सिरोही राज्य का इतिहास नामक क्या लिखा? एक ग्रंथ लिखा और ओझा को 1914 में राय बहादुर का खिताब भी मिला था। राय बहादुर का खिताब किस साहित्यकार को मिला? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आगे लिखते हैं इन्हीं के बारे में। नई लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो लिखे आगे, 1937 ईस्वी में ओझा को काशी विश्वविद्यालय की डी.लिट की उपाधि भी मिली थी। लिखे बात, 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में ओझा को 1937 ईस्वी में ओझा को काशी विश्वविद्यालय से काशी विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि भी मिली थी। लिखें, डी.लिट की उपाधि भी मिली थी।
की उपाधि भी मिली। नोट करें ये बात। 1937 ईस्वी में किसको मिली थी डी लिट की उपाधि? तो मिली थी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। तो ओझा का प्रमुख ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपिमाला हो गया। आगे भी कुछ ग्रंथ हैं, उनकी बात करेंगे। पहले ये लिख लीजिए इतनी बात। 1937 ईस्वी में ओझा को काशी विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि भी मिली। लिखते हैं आगे। तो प्रमुख ग्रंथ लिख लीजिए, इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं। लगाएं प्रमुख ग्रंथ। कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ इनके? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला, लिखें भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, लिखें सोलंकियों का प्राचीन इतिहास। प्रसिद्ध ग्रंथ है इनके, साथ साथ नोट करें। इतिहास सिरोही राज्य का इतिहास है, सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास। बार बार पूछे जा रहे हैं ये ग्रंथ, ऑप्शनल वाइज किसके हैं? आगे लिखे उदयपुर राज्य का इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास। और भी हैं, जोधपुर राज्य का इतिहास, लिखें जोधपुर राज्य का इतिहास। नोट करें ये बातें। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के प्रमुख ग्रंथ बोलिए कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपिमाला, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास और जोधपुर राज्य का इतिहास। फिर से रिवाइज करेंगे कौन कौन से हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास और जोधपुर राज्य का इतिहास। तो ये सारे जो है वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे लिखेंगे दुर्सा आड़ा। तो बात करते हैं दुर्सा आड़ा की, लिखें। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा में हमें इतनी बातें नोट करनी है। बात करते हैं आगे। लिखें पंडित, ये तो बात हो गई। तो दुर्सा आड़ा लिख लीजिए। अभी हमने क्या पढ़ लिया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा पढ़ लिया। अब लिख लीजिए दुर्सा आड़ा। तो दुर्सा आड़ा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1535 में जोधपुर के धुंधुआ गांव में हुआ था। तो सबसे पहले तो जन्म तारीख ही नोट करेंगे। लिख लीजिए दुर्सा आड़ा और इसमें क्या लिखना है? जन्म लिखें सबसे पहले। कहाँ हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म जोधपुर के धुंधला गांव में। लिखें जोधपुर के धुंधला गांव में। कब हुआ? 1535 ईस्वी। कब हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ 1535 ईस्वी। तो अकबर भी दुर्सा आड़ा का सम्मान किया और इनको 1 करोड़
प्रस्ताव भी प्रदान किए थे। तो दुर्साड़ा के विरुद्ध छिहत्तरी, कीटार बावनी, ये सारी क्या है इनकी रचना। तो ये सारी बातें लिखेंगे। तो पहले ये बात लिख लीजिए, अकबर ने भी दुर्साड़ा का सम्मान किया। अकबर ने भी दुर्साड़ा का सम्मान किया। और इसको 1 करोड़ पसाव प्रदान किए। इसको 1 करोड़ पसाव प्रदान किए। तो नोट करें ये बात, यानी कि इन्हें वैभवशाली पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ये बात नोट करें। आगे इनकी रचनाओं की बात करेंगे, तो बाद में इनकी प्रसिद्ध रचना देखते हैं। पहले बात नोट करें, जन्म जोधपुर के धुंधुआ गांव 1535 ईस्वी। तो अकबर ने दुर्साड़ा का सम्मान किया, इनको 1 करोड़ पसाव प्रदान किए। आगे लिखें प्रसिद्ध रचनाएं। बात करते हैं दुर्साड़ा की प्रसिद्ध रचनाओं की। तो आप लगाइए हेडिंग रचनाएं। तो बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो लिखें विरुद्ध छिहत्तरी, लिखें विरुद्ध छिहत्तरी। आगे लिखें कीटारे बावनी, कीटार बावनी, कीटार बावनी। श्री कुमारे अजाजिनी, लिखें श्री कुमार, एक ही रचना है ये, अजाजिनी, श्री कुमार अजाजिनी। भूचरे मोरिनी गज, लिखें भूचर मोरिनी गज। तो ये सारी क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नोट करें। दुर्साड़ा की प्रसिद्ध रचनाएं विरुद्ध छिहत्तरी, कीर्तार बावनी, श्री कुमार अजाजिनी, भूचर मोरिनी गज। फिर से रिवाइज करेंगे। दुर्साड़ा की प्रसिद्ध रचनाएं विरुद्ध छिहत्तरी, कीर्तार बावनी, श्री कुमार अजाजिनी, भूचर मोरिनी गज। आगे बात करते हैं। तो ये हो गई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आगे लिखे इनके बारे में। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय दुर्साड़ा अकबर के दरबार में था। तो दुर्साड़ा एक राष्ट्रीय कवि था। तो आबू पर्वत के अचलेश्वर मंदिर में दुर्साड़ा का सर्वे साधु इनकी प्रतिमा भी लगी है। तो ये बात नोट करेंगे। लिखे महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय, लिख लीजिए बात, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय दुर्साड़ा अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में था। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय दुर्साड़ा अकबर के दरबार में था। तो दुर्साड़ा एक राष्ट्रीय कवि था। लिखें दुर्साड़ा एक राष्ट्रीय कवि थे। दुर्साड़ा एक
राष्ट्रीय कवि थे आबू पर्वत पर अचलेश्वर मंदिर में। लिखें आबू पर्वत पर, पर्वत पर अचलेश्वर मंदिर में, अचलेश्वर मंदिर में दुर्सा आड़ा की, दुर्सा आड़ा की सर्व साधु, सर्व साधु प्रतिमा लगी है। तो ये बातें नोट करें, लिखें। दुर्साड़ा, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय दुर्साड़ा कहाँ था? अकबर के दरबार में था। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई तो ये कहाँ थे? अकबर के दरबार में थे। तो दुर्साड़ा एक राष्ट्रीय कवि थे। आबू पर्वत पर अचलेश्वर मंदिर में दुर्सा आड़ा की सर्व साधु क्या लगी है? इनकी प्रतिमा भी लगी है। आगे नोट करें, क्या लिखना है आगे? बिट्ठू सूजा के बारे में बात करते हैं, दुर्सा आड़ा के बारे में इतनी बातें नोट करनी है। लिखें आगे, लिख लीजिए बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा। तो यह एक चारण कवि थे। इनका ग्रंथ राव जेछी रोछंद है। तो इस ग्रंथ में राव बिक्का लूणकर्ण राव जेछी द्वारा किए गए जो प्रमुख अभियान है उनका वर्णन इन्होंने किया है। और इसी ग्रंथ में ही हुमायूं के भाई कौन है? कामरान, कामरान को हराने का वर्णन भी इसने किया है। तो आप लगा लीजिए हेडिंग बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा। तो लिखिए यह एक चारण कवि थे। लिखें यह एक चारण कवि थे, चारण कवि थे। ग्रंथ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे ग्रंथ में? ग्रंथ लिखें राव जेछी रोछंद, लिखें राव जेछीरो, राव जेछीरो छंद। तो इस ग्रंथ में राव बिक्का लूणकर्ण राव जेछी द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों का वर्णन किया गया है। लिख लीजिए, बात पूछ लिया जाता है राव जेछीरो छंद में किन का वर्णन है। तो लिखिए इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में इन्होंने, इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है? राव बिक्का, लिखें राव बिक्का लूणकर्ण राव जेछी राव जेछी द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों का वर्णन है। तो लिखिए प्रमुख अभियानों का वर्णन है। हाँ, वर्णन है। और इसी ग्रंथ में इसने हुमायूं के भाई कामरान को हराने का वर्णन भी इसी ने किया है। लिखें इसी ग्रंथ में ही इसने, इसी ग्रंथ में उन्होंने हुमायूं के भाई, हुमायूं के भाई कामरान
को हराने का वर्णन भी किया है। तो नोट करें बिठू सूजा। तो ये एक चारण कवि थे। कौन थे? एक चारण कवि थे। ग्रंथ है राव जेतसी रोछंद। तो इस ग्रंथ में इन्होंने राव बीका लूण करण राव जेतसी द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों का वर्णन किया है। और इसी ग्रंथ में इन्होंने हुमायूं के भाई कामरान को हराने का भी वर्णन किया है। तो बिठू सूजा में हमें इतनी ही बात नोट करनी है। आगे लिखे मुंशी देवी प्रसाद। क्या लिखेंगे? मुंशी देवी प्रसाद बिट्टू सूजा। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहे वो कर सकता है। ग्रंथ देख लीजिए राव जेतसी रोछन। तो इसमें क्या है? राव बीका लूणकरण राव जेतसी द्वारा किए गए जो प्रमुख अभियान है उनका वर्णन है। आगे लिखे मुंशी देवी प्रसाद। लिखें मुंशी देवी प्रसाद के बारे में बात करते हैं। मुंशी देवी प्रसाद। तो मुंशी देवी प्रसाद का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। तो इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून पर 13 पुस्तकें लिखी, इसलिए इन्हें कानून की माता या कानूनी नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो इन्होंने मारवाड़ का भूगोल, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकार, ये सारी क्या है? इनकी पुस्तकें हैं प्रसिद्ध। तो नोट करेंगे। तो इसने जो मुंशी देवी प्रसाद है बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा ग्रंथ हिंदी के साथ साथ उर्दू के साथ साथ इसमें हिंदी में भी छपवाए थे। तो ये सारी बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आप लगा लीजिए हेडिंग मुंशी देवी प्रसाद। बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद में। लिखे इनका जन्म लिखे सबसे पहले 1848 ईस्वी। जन्म 1848 ईस्वी में कहाँ हुआ? जयपुर। 1848 ईस्वी में कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। तो इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून पर 13 पुस्तकें लिखी। लिखी ये बात। इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून पर 13 पुस्तकें लिखी। 13 पुस्तकें लिखी। इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून पर 13 पुस्तकें लिखी। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता क्या बोलते हैं? कानून की माता। कानून की माता या कानूनी के नाम से पुकारते हैं, या फिर कानूनी नाम से पुकारते हैं। तो मुंशी देवी प्रसाद जन्म 1848 ईस्वी में कहाँ? जयपुर में। कब हुआ? 1848 ईस्वी में जयपुर में हुआ। तो इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून पर कितनी पुस्तकें लिखी? 13 पुस्तकें लिखी। इसीलिए क्या कहा जाता है इनको? कानूनी या कानून की माता के नाम से पुकारते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे। जन्म 1848 ईस्वी कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। मुंशी देवी प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। तो इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून पर 13 पुस्तकें लिखी। कितनी? 13 पुस्तकें लिखी। इसलिए इन्हें मुंशी देवी प्रसाद को कानून की माता क्या बोलते हैं? कानून की माता या कानूनी के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? कानून की माता या कानूनी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। आगे लिखेंगे इन्हीं के बारे में। लिखें आगे नई लाइन से लिखें।
मुंशी देवी प्रसाद में लिखना है, लिखें। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, तो लिखें पुस्तकें। तो इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं वो लिखना स्टार्ट करें। लिखें मारवाड़ का भूगोल। क्या लिखना है? सबसे पहले लिखें मारवाड़ का भूगोल। मारवाड़ का भूगोल। राजा भारमल, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश, प्रतिहार वंश प्रकाश, प्रतिहार वंश प्रकाश। राव मालदेव का जीवन चरित्र, राव मालदेव का जीवन चरित्र। तो नोट करें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, मुंशी देवी प्रसाद की पुस्तकों में नोट करें मारवाड़ का भूगोल, राजा भारमल, प्रतिहार वंश का प्रकाश, राव मालदेव का जीवन चरित्र। फिर से रिवाइज करेंगे, मुंशी देवी प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तकें देख लीजिए। मारवाड़ का भूगोल, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश, राव मालदेव का जीवन चरित्र। आगे लिखें, मुंशी देवी प्रसाद में आगे लिखें। तो इन्होंने अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा लिखे। पहले लिखे इन्होंने अकबरनामा, जहांगीरनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा, बाबरनामा, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ। किसके साथ है? उर्दू के साथ है। उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी छपवाए थे। तो लिखे हिंदी में छपवाए थे, हिंदी में छपवाए थे। तो इसके प्रसिद्ध ग्रंथ सोपन, राजस्थान में राजपूत शासकों के चरित्र का वर्णन मिलता है। तो ये बात लिख लीजिए, लिखे इनके प्रसिद्ध ग्रंथ, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ सोपन राजस्थान में, सोपन राजस्थान में, सोपन राजस्थान में राजपूत शासकों के चरित्र का, शासकों के चरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। नोट करें बात, मुंशी देवी प्रसाद में तो इन्होंने अकबरनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा आदि ग्रंथ उर्दू के साथ साथ हिंदी में छपवाए थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है सोपन राजस्थान। तो इसमें राजपूत शासकों के चरित्र का विस्तृत विवरण मिलता है। आगे हमें क्या पढ़ना है? देख लें एक बार। आगे हमें पढ़ना है कुंवर पृथ्वीराज राठौर। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।